हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के कुछ एमसीक्यू को देखा जाएगा। देखते हैं। चलिए, आपका पहला एमसीक्यू है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी, और जो चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, काल्पनिक। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। ऑप्शन बी है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन सी है परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का कोण। और ऑप्शन डी है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ये आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 दिया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। मतलब कौन से दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए में दिया समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तल दर्पण द्वारा, और डी तीनों दर्पण के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। ठीक, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कौन से दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए में है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में है केवल एक उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पणों से। तो आपको बता दें इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों दर्पणों द्वारा हम आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोले तो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में बोला गया है समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी दोनों यानी कि अवतल और समतल दोनों से, और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण से। आपका उत्तल दर्पण से वस्तु की अपेक्षा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं,
इसलिए आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी सही आंसर होगा। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 7 में? बोला कि निम्नलिखित में किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? ऑप्शन ए में बोला गया है, ऑप्शन ए में बोला गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण द्वारा। सही क्या है आंसर आपका? ए। तो इसका सही आंसर आप ए टिक लगाइएगा, ए टिक लगा देंगे, सही आंसर। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कहाँ पर स्थित होने से, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? मतलब कि हम बस अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनाना होगा तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? देखिए, इसमें ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है ध्रुव पर, और ऑप्शन डी है अनंत पे। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अनंत पे, क्योंकि हम अवतल दर्पण के अनंत पे जब रहते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी क्या है? आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 में प्रश्न संख्या 9 में बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन ए दुगुनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, और ऑप्शन डी बराबर होती है। तो आपका ये जो आंसर देख रहा है, आंसर कौन वाला आंसर है आपका? तो आपका जो बी है, बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका आधी हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं इसको? आधी बोल सकते हैं। ये आपका बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा गया है? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। मतलब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आपको बता दें, जब अवतल दर्पण के बीच में प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा? ऑप्शन ए में वास्तविक और बड़ा दिया है, ऑप्शन बी में वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी में आभासी और बड़ा, और ऑप्शन डी में आभासी और छोटा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, क्योंकि हम अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखते हैं तो आभासी और बड़ा बनता है इमेज, आभासी और बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। टिक लगाएंगे ऑप्शन सी पर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। किसी अवतल दर्पण में आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? मतलब कहाँ वस्तु को रखेंगे तो बनेगा? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र के परे, ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं
तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्तित बनता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सही आंसर डी को टिक लगाएंगे। चलिए हम अपना अगला प्रश्न यानी कि 12 नंबर पर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ये हमारा 12 नंबर प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण और डी में दिया है एक पतला लेंस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आप ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। देखिए 13 में क्या बोला गया। 13 में कहते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन ए में है काल्पनिक और छोटा उल्टा, ऑप्शन बी में है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी में है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं और सीधा होते हैं। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बी को टिक लगाएंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 में क्या बोला गया कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा भी और उल्टा भी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए आपका ए आंसर सही होगा। आप आंसर ए को टिक मारेंगे। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। चलिए 15 में बोला गया बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से इसको। प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण हमारा अवतल होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को हम हजामती दर्पण भी कहते हैं। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखिए 16 बोला गया 16 में एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, मतलब बोला गया कि एक दर्पण है जिसमें हम किसी वस्तु को रखते हैं, सामने रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वो दर्पण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है दर्पण समतल होगा, ऑप्शन बी में है दर्पण उत्तल होगा, ऑप्शन सी में है दर्पण समतल या अथवा उत्तल होगा और ऑप्शन डी में है अवतल होगा। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समतल और उत्तल दोनों। समतल और उत्तल दोनों में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बोला कि एफ बराबर आर बाई 2 सत्य है। तो किसमें सत्य है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं और ऑप्शन सी है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए और ऑप्शन डी है न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर सी हो जाएगा।
ये ए बराबर r/2 दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18 में बोला कि चित्र में सही किरण आरेख को चुनिए। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्र में हमारा आंसर देखना है कौन सही किरण आरेख को ड्रॉ किया गया है। तो आप जो आंसर डी देख रहे हैं, डी, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। डी हमारा सही आंसर है। ठीक, ये बाकी 3 ए बी और सी तीनों गलत तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, जबकि आपका डी जो है वो सही है। डी आपका सही आंसर होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है मेरा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। माने आवर्धन m का मान क्या है? ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ है अगर आवर्धन का मान अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन सी है सीधा है, और ऑप्शन डी है उल्टा है। तो आपको बता दें कि आवर्धन m का नेगेटिव वैल्यू हमें उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को बताता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उल्टा इमेज क्या होगा? आपका उल्टा इमेज होएगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसलिए आपका आंसर डी सही होगा। ठीक ना। चलिए ये आपके इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस वीडियो में आपको 19 क्वेश्चन दिया गया था। आप 19 क्वेश्चन का आंसर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही आपको फिजिक्स या मैथ से संबंधित जितने भी MCQ है या आपके विभिन्न तरह के वीडियो हैं आपको मिलता रहे। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो।